हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर वीके दुबे, केंद्रीय विद्यालय ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मुरादनगर, पीजीटी हिस्ट्री, आगरा संभाग, आपके समक्ष यात्रियों के नज़रिए से थ्रू द आइज ऑफ द ट्रेवलर्स नामक पाठ के वीडियो लेसन लेकर प्रस्तुत हूँ, जिसमें पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 ये 4 पार्ट हैं, जिसका पार्ट 1, पार्ट 2 आप लोगों ने देख लिया है। मैं पार्ट 3 लेकर के प्रस्तुत हूँ। मोरक्को का यात्री इब्न बतूता। बच्चों, इब्न बतूता का जन्म 24 फरवरी 1304 ईस्वी तंजीर, मोरक्को में हुआ। बच्चों, इसकी मृत्यु 1377 ईस्वी फेज, तंजीर में हुई। बच्चों, इसकी प्रमुख रचना रिहला है, जो अरबी में लिखी गई। बच्चों, भारत में इसका जो निवास काल है वह 1333 से 1342 ईस्वी के बीच का है। इस दौरान जो भारतीय शासक यहाँ पर था उसका नाम सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक है। बच्चों, जब यह 1333 ईस्वी में भारत आया तो मोहम्मद बिन तुगलक इसकी विद्वता से बहुत प्रभावित हुआ और इसको दिल्ली का काजी या न्यायाधीश बना दिया। बच्चों, इब्न बतूता ने जो सल्तनत कालीन इतिहास है, खासकर मोहम्मद बिन तुगलक का शासन, इसके विषय में उसने विशद वर्णन किया है। उसने छोटी छोटी चीज़ों को जिसने उसे अचंभे में डाला, जैसे नारियल पान, उसके बारे में भी बताया है। साथ में भारतीय शहरों, कृषि, व्यापार, वाणिज्य, संचार, दास प्रथा आदि का उसने विशद वर्णन किया है। और बच्चों, इसीलिए इसको हम याद रखते हैं। आप देख सकते हैं उसकी पुस्तक द ओडिसी ऑफ इब्न बतूता, और उस पर ग्रेनेडा की सरकार ने एक डाक टिकट भी जारी किया है। रिहला। बच्चों, यह इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत है जो अरबी में लिखा गया है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि 1333 ईस्वी में भारत आया और यह सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में गया, जहां उन्होंने इसको काजी नियुक्त किया। बच्चों, 1342 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दूत बनाकर चीन भेजा, जिससे वह मंगोल शासकों से समझौता कर सके कि बार बार भारत पर आक्रमण न करे। इस पुस्तक में बच्चों भारत की राजनीतिक, सामाजिक गतिविधियों का वर्णन किया गया है। 1354 में जब वह अपने गृह नगर फेज तंजीर लौटता है तो वह अपने इस भ्रमण वृत्तांत को वहाँ के सुल्तान को सुनाता है। सुल्तान अपने सचिव मोहम्मद इब्न जुजाई को उसे लेखबद्ध करने के लिए बोलते हैं और अंततः उसका यह यात्रा वृत्तांत एक पुस्तक के रूप में हमारे सामने आता है, जिसे हम रिहला के नाम से जानते हैं। बच्चों, इस पुस्तक में जो मोहम्मद बिन तुगलक है, उन्होंने जो राजधानी दिल्ली थी वहाँ से उसको हटा करके दौलताबाद ले गए थे। क्यों उन्होंने निर्णय लिया था? उस समय मंगोलों के आक्रमण का इतना खौफ क्यों था? किस तरह से दिल्ली को खाली कराया गया, कैसे उसे छावनी में तब्दील किया गया, उसका विशद वर्णन इस पुस्तक में किया गया है। नारियल कैसे होते हैं, अपने पाठकों को समझाने के लिए इब्न बतूता किस प्रकार की तुलनाएं प्रस्तुत करता है। देखिए, छोटी सी बात है, कैसे वह पाठकों को बताना चाहता है। तो देखिए क्या तुलना वह प्रस्तुत करता है। वो बताता है कि यह वृक्ष स्वरूप सबसे अनोखे तथा प्रकृति में सबसे विस्मयकारी वृक्षों में से एक है। यह हूबहू खजूर के वृक्ष जैसे दिखते हैं। इनमें कोई अंतर नहीं है सिवाय एक अपवाद के। एक से काष्ठफल प्राप्त होता, दूसरे से खजूर। दूसरा देखिए कैसे उसकी जो है व्याख्या प्रस्तुत करते हैं कि नारियल के वृक्ष का फल मानव सिर से मेल खाता है,
क्योंकि इसमें भी मानो 2 आंखें तथा एक मुख है और अंदर का भाग हरा होने पर मस्तिष्क जैसा दिखता है और इससे जुड़ा रेशा बालों जैसा दिखाई देता है। और फिर वो बताता है कि भारतीय इससे रस्सी बनाते हैं, लोहे की कीलों के प्रयोग के बजाय इनसे जहाज को सिलते हैं, वे इससे बर्तनों के लिए रस्सी भी बनाते हैं। तो इस प्रकार से वह व्याख्या करता है नारियल की। इसी प्रकार से वह पान के बारे में बताता है। तो बहुत ही कह सकते हैं कि जो भी चीज़ों ने इब्न बतूता को प्रभावित किया उसने उनका वर्णन किया, उसको उसने अपने वर्णन में शामिल किया। देखिए नारियल और ये पान। इब्न बतूता द्वारा समकालीन शहरी केंद्रों में जीवन शैली की जानकारी। बच्चों, इब्न बतूता ने पूरे देश का भ्रमण किया, जहाँ तक दिल्ली सल्तनत की सीमा थी उसके आगे भी उसने कहिए कि लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप का भ्रमण किया। तो उसने यहाँ की जीवन शैली को बहुत ही करीब से देखा, खास करके दिल्ली को देखा। फिर दिल्ली की राजधानी दौलताबाद स्थानांतरित की गई, तो उस समय उसने दौलताबाद का भी वर्णन किया। तो देखिए भारतीय शहरों का वर्णन वो किस प्रकार करता है। इब्न बतूता का वर्णन अनेक दृष्टियों से उपयोगी माना जाता है। जैसे उसने दिल्ली सहित भारत के अनेक शहरों के लोगों की आबादी, सड़कों, बाजार और शहर की चकाचौंध, चमक दमक आदि के बारे में उपयोगी विवरण दिया है। दिल्ली का वर्णन, बच्चों दिल्ली का वर्णन उसे विशेष रूप से किया है। वह कहता है कि जब 14वीं शताब्दी में वह आया तो उस समय तक पूरा उपमहाद्वीप एक ऐसे वैश्विक संचार तंत्र का हिस्सा बन चुका था जिसको बच्चे हम रेशम मार्ग के नाम से जानते हैं, जो पूर्व में चीन से लेकर पश्चिम में उत्तर पश्चिमी अफ्रीका तथा यूरोप तक फैला था। तो यह रेशम मार्ग की बात कर रहा है। उसके अनुसार दिल्ली बड़े क्षेत्र में फैला घनी जनसंख्या वाला शहर था और शहर के चारों ओर प्राचीर थी, दीवार थी, जिसको हम किला कहते हैं, वह अतुलनीय है। और वो कहता है कि प्राचीर के अंदर ही, किले के अंदर ही, इनसाइड द फोर्ट, उसमें खाद्य सामग्री है, हथियार है, बारूद है, प्रक्षेपास्त्र तथा घेराबंदी में काम वाली मशीनों के संग्रह के लिए भंडार गृह बने हुए हैं। वह कहता है कि दिल्ली शहर के 28 द्वार थे, देयर वर 28 गेट्स, जिन्हें दरवाजा कहा जाता था। और बताता है कि इसमें से जो बदायूं दरवाजा था वह सबसे विशाल था। बच्चों, तीसरी बात जो वो बताता है कि रोजगार के अवसर भारतीय शहरों में बहुतायत थे। वो कहता है कि यहाँ के जो शहर हैं उपमहाद्वीप के, वह अवसरों से भरपूर थे। जिनके पास आवश्यक इच्छा, साधन तथा कौशल था, वह इन अवसरों का लाभ उठा सकते थे। और ये शहर घनी आबादी वाले थे और समृद्ध थे। इब्न बतूता के वृतांत से ऐसा प्रतीत होता है कि अधिकांश शहरों में भीड़ भाड़ वाली सड़कें तथा चमक दमक वाले और रंगीन बाजार थे, जो विविध प्रकार की वस्तुओं से भरे रहते थे। इब्न बतूता दिल्ली को एक बड़ा शहर बताता है, विशाल आबादी वाला शहर बताता है, और साथ ही वह दौलताबाद को भी दिल्ली के समान ही बड़ा बताता है। बच्चों, भारतीय बाजारों की भी वो विशद व्याख्या करता है। वो कहता है कि बाजार मात्र आर्थिक विनिमय के स्थान ही नहीं थे, बल्कि ये सामाजिक तथा आर्थिक गतिविधियों के केंद्र भी थे। अधिकांश बाजारों में एक मस्जिद तथा एक मंदिर होता था। उनमें कम से कम कुछ में तो नर्तकों, संगीतकारों तथा गायकों के सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए स्थान भी चिन्हित थे। ऐसे ही एक दौलताबाद के बाजार का वह चित्र प्रस्तुत करता है। इब्न बतूता द्वारा दास प्रथा के संबंध में दिए गए साक्ष्यों का विवेचन कीजिए। यह प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है। आइए जानते हैं कि दास प्रथा के बारे में इब्न बतूता क्या बताता है। तो बच्चों, वह बताता है कि बाजारों में दास किसी भी अन्य वस्तु की तरह खुलेआम बेचे जाते थे। जैसे हम बाजारों में सब्जी, फल खरीदते हैं, अन्य सामान खरीदते हैं, वैसे ही बाजारों में उस समय दास बिकते थे। और वो बताते हैं कि अधिकांश दास दासियों को हमलों और अभियानों के दौरान बलपूर्वक प्राप्त किया जाता था। यानी युद्ध होते थे और उसमें जिनको भी वो पकड़ लेते थे उनको दास बना लिया जाता था। और कहते हैं ये नियमित रूप से भेंट स्वरूप दिए जाते थे, यानी दे वर गिवन एज गिफ्ट टू अदर्स। और इब्न बतूता खुद बताता है जब वह सिंध पहुंचा तो उसने सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के लिए भेंट स्वरूप घोड़े, ऊंट तथा दास खरीदे। यानी दासों का बहुत महत्व है। इब्न बतूता आगे बताता है कि दासों में भी काफ़ी विभेद था, काफ़ी अंतर था।
वो कहता है कि सुल्तान की सेवा में कार्यरत कुछ दासियां संगीत और गायन में भी निपुण थे। साथ ही वह बताता है कि सुल्तान अपने अमीरों पर नज़र रखने के लिए, अपने मंत्रियों पर नज़र रखने के लिए दास और दासियों को नियुक्त करता था। और इब्न बतूता आगे बताता है कि सामान्यतः घरेलू श्रम के लिए इनका उपयोग किया जाता था, जैसे पालकी उठाने के लिए, महिलाओं पुरुषों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए और अन्य घरेलू श्रम करवाने के लिए इन दासों का उपयोग किया जाता था। और वह बताता है कि दासों की कीमत भी बहुत कम होती थी, 2-4 दास तो सामान्यतः कोई भी रख सकता था। और इस तरह से वह दास प्रथा को एक सामान्य प्रथा बताता है। इब्न बतूता द्वारा संचार प्रणाली का वर्णन। बच्चों, इब्न बतूता ने भारत में एक अनूठी संचार प्रणाली की व्याख्या की है। सल्तनत काल में जो उसने संचार प्रणाली देखी वह उसका वर्णन करने से नहीं चूकता। वह बताता है कि व्यापारियों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य विशेष उपाय करता था और लगभग सभी व्यापारिक मार्गों पर सराय तथा विश्राम गृह स्थापित किए गए थे। यानी मार्ग में जो व्यापारी जाते थे या यात्री जाते थे, उनके ठहरने के लिए उस समय सराय होती थी। जैसे आजकल होटल होते हैं वैसे उस समय सराय होती थी, विश्राम गृह होते थे और सैनिक चौकियां होती थी जो उनकी रक्षा करती थी। बच्चों, वह बताता है कि भारत में 2 प्रकार की डाक व्यवस्था थी। पहली डाक व्यवस्था जिसको अश्व डाक व्यवस्था वह बुलाता है और दूसरी है पैदल डाक व्यवस्था। आइए जानते हैं अश्व डाक व्यवस्था क्या है। वह कहता अश्व डाक व्यवस्था, इसे उलूक कहा जाता था। यह डाक व्यवस्था हर 4 मील की दूरी पर स्थापित राजकीय घोड़ों द्वारा चालित होती थी। यानी इस डाक व्यवस्था में घोड़े का इस्तेमाल किया जाता था, जो राजा द्वारा, जो सुल्तान द्वारा जो है, राज्य द्वारा जो है निर्धारित किए जाते थे। यानी हर 4 मील पर एक डाक चौकी होती थी जहां पर राजकीय घोड़ा रहता था और संदेशों को ले जाता था। बच्चों, जो पैदल डाक व्यवस्था थी इसे दावा कहा जाता था। इस डाक व्यवस्था में प्रति मील में 3 अवस्थान होते थे। जहां आपने देखा कि जो अश्व डाक व्यवस्था थी 4 मील की दूरी पर वो डाक चौकी होती थी जहां पर घोड़े रहते थे। यहाँ पर वह प्रति मील में 3 अवस्थान है। वहाँ 4 मील पर अवस्थान है, यहाँ हर मील में 3 जो है स्थान है, 3 स्टॉपेजेस हैं जिन्हें दावा कहा जाता है। और यह 1 मील का तिहाई भाग है और हर 3 मील पर घनी आबादी वाले गांव होता था जिसके बाहर 3 मंडप होते थे जिनमें लोग कार्य आरंभ के लिए बैठे रहते थे। उनमें से प्रत्येक के पास 2 हाथ लंबी एक छड़ होती थी जिसके ऊपर तांबे की घंटियां लगी होती थी। यानी पहले से ही लोगों को यह आदेश रहता था, उस मंडप में बैठे रहते थे लोग कि संदेश आएगा तो उस संदेश को लेकर के और अगले पॉइंट तक, अगले दावा तक उसको पहुंचाना है। तो बच्चों, जैसे ही संदेशवाहक शहर से यात्रा प्रारंभ करता था, एक हाथ में पत्र तथा दूसरे हाथ में वही घंटियों वाले छड़ लेकर के वह क्षमता अनुसार तेज भागता था। और जब मंडप में बैठे लोग घंटियों का आवाज़ सुनते थे तो वो तैयार हो जाते थे। जैसे संदेशवाहक उनके पास पहुंचता तो उनमें से एक उससे वह पत्र ले लेता था और छड़ हिलाते हुए पूरी ताकत से दौड़ता था जब तक कि वह अगले दावा तक नहीं पहुंचता था। और बच्चों, जब तक पत्र अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच जाता था यह प्रक्रिया चलती रहती थी। यह एक दावा से दूसरे दावा तक पत्र पहुंचाने की प्रक्रिया थी, इसीलिए इसको दावा डाक व्यवस्था कहते हैं। बच्चों, अगर दोनों की तुलना की जाए तो आपको आश्चर्य होगा कि पैदल डाक व्यवस्था अश्व डाक व्यवस्था से अधिक तीव्र होती थी और इसका प्रयोग खुरासान के फलों के परिवहन के लिए होता था। इतनी दूर से इनको जो है फलों को मंगाया जाता था। और इब्न बतूता इस डाक प्रणाली को देख करके चकित था, क्योंकि इससे व्यापारियों को बहुत लाभ था। उनको लंबी दूरी तक सूचना भेजना, उधार प्रेषित करना, उधार भेजने के लिए या अल्प सूचना पर माल भेजना या प्राप्त करना बहुत ही आसान हो गया। बहुत ही आसानी से यह कार्य हो जाता था। तो इस डाक प्रणाली के द्वारा व्यापारियों को बहुत ही कहिए कार्यकुशलता बढ़ाने में मदद मिली।
बच्चों, वह बताता है कि डाक प्रणाली इतनी कुशल थी कि जहां सिंध से दिल्ली की यात्रा में 50 दिन लगते थे, वहीं गुप्तचरों की खबरें सुल्तान तक मात्र 5 दिनों में ही पहुंच जाती थी। इसीलिए इब्न बतूता इस डाक प्रणाली से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित था। बच्चों, इब्न बतूता एक हठीला यात्री। सचमुच में अगर इब्न बतूता को कहा जाए तो वह एक विश्व यात्री था। इब्न बतूता को एक विश्व यात्री क्यों कह सकते हैं? तो देखिए, निम्न कारणों से उसे हम विश्व यात्री कह सकते हैं। एक हठीला विश्व यात्री इसलिए क्योंकि वह अपने ज्ञान के प्राप्ति के लिए वह जोखिम उठाने से भी पीछे नहीं हटता। तो उसका मानना था कि यात्राओं से अर्जित ज्ञान ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वह तंजीर के सबसे सम्मानित तथा शिक्षित परिवारों में उसने जन्म लिया और इस्लामी कानून पर विशेषज्ञता भी प्राप्त की। इसके विपरीत वह पुस्तकों के स्थान पर यात्राओं से अर्जित अनुभव को ज़्यादा महत्वपूर्ण स्रोत मानता था। यात्राएं करने का शौक। 1332-33 में भारत के लिए प्रस्थान करने से पहले वह मक्का की तीर्थ यात्राएं, सीरिया, इराक, फारस, यमन, ओमान, पूर्वी अफ्रीका के कई तटीय व्यापारिक बंदरगाहों की यात्रा कर चुका था। तो देखिए कि शिक्षित परिवार में जन्म लेकर के जहां उसके परिवार के लोग प्रतिष्ठित स्थानों पर थे, वह आसानी से वहां नौकरी प्राप्त कर सकता था, लेकिन उसने अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए, अपने अनुभवों को बढ़ाने के लिए दूर देशों को विषय में जानने की इच्छा को लेकर के वह अपने घर से निकल गया। दिल्ली और मालदीव का काजी बना। आप कह सकते हैं इकलौता ऐसा यात्री होगा इतिहास में कि जो दो देश में गया और वहां पर काजी का, एक जज का काम किया, न्यायाधीश का कार्य किया उसने। जब वो 1333 में भारत आया तो सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया। और बच्चों, बीच में वह कई वर्षों तक इस पद पर रहा, लेकिन फिर सुल्तान में और उसमें कुछ गलतफहमी हो गई तो सुल्तान ने उसको कैद खाने में डाल दिया। तो आप सोचिए, किसी आदमी को कैद खाने में डाल दे और अपने घर से इतना दूर पड़ा हो तो क्या बीतेगी। लेकिन इसने हौसला नहीं हारा। बाद में वह गलतफहमी दूर हुई तो सुल्तान ने पुनः उसको जो है दिल्ली का काजी बना दिया। और फिर इसको 1342 ईस्वी में मंगोल शासक के पास अपना दूत बना करके भेजा कि वहाँ जा करके मंगोल शासक से मित्रता स्थापित करो, क्योंकि बार बार मंगोलों के आक्रमण हो रहे थे। इससे दिल्ली के जो आबादी थी वह प्रभावित हो रही थी। तो वह चाहता था कि एक मैत्रीपूर्ण संबंध बन जाए, और इब्न बतूता इस कार्य को लेकर के चलता है। बच्चों, 1342 में वह चीन के लिए निकलता है, और जैसे वह मालाबार तट पर पहुंचता है उसका बेड़ा नष्ट हो जाता है, वह जल जाता है, उसके साथ में जो लोग रहते हैं वह मारे जाते हैं। ऐसी स्थिति में वह दिल्ली लौटने के बजाय वहीं रुक जाता है, घबराता नहीं है। वहाँ से वह मालदीव चला जाता है और वह 18 महीनों तक वहाँ काजी के पद पर रहता है। बच्चों, फिर वहाँ आगे वह वापस आता है और श्रीलंका जाता है। देखिए, जिज्ञासाओं का फिर उपभोग करता है वो, कि वहाँ से श्रीलंका जाता है और फिर वापस मालदीव जाता है, और फिर मालदीव जाकर के फिर वापस आ जाता है कि नहीं, मुझे पहले चीन जाना चाहिए। जब वो वापस आता है मालाबार तट, यहाँ से वह बंगाल और आसाम जाता है, और बच्चों वहाँ से फिर यह जहाज के द्वारा सुमात्रा जाता है, और सुमात्रा से एक अन्य जहाज के द्वारा वह चीनी बंदरगाह नगर जैतून, जिसको क्वांजू के नाम से हम जानते हैं, वहाँ गया और उसने चीन की काफ़ी यात्रा की। वह ज़्यादा दिन वहाँ नहीं ठहरा बच्चों। 1347 में वह वहाँ से अपने घर वापस निकला, लेकिन फिर भी रास्ते में आप देखिए कि वह कैसे धीरे धीरे जा करके 1354 में अपने घर पहुँचता है। कष्टों और खतरों से बेपरवाह। बच्चों, एक हठीला यात्री था, उसे यात्रा करने का बहुत शौक था। नए नए देशों और लोगों के विषय में जानने के लिए वो अपनी जान की परवाह किए बिना जाता था। डाकुओं को, प्राकृतिक आपदाओं के कारण कई बार वह घायल हुआ, उसका वह वर्णन करता है।
बीमारी के कारण, बुखार में, इसमें आप देखेंगे अनुच्छेद में वर्णन है कि वह बुखार से पीड़ित है, प्राणों का संकट है, फिर भी वह अपना जिज्ञासु स्वभाव नहीं छोड़ता है। और उसने अपने घर वापस लौटने से पहले पूर्वी उत्तरी अफ्रीका, पश्चिम एशिया, मध्य एशिया, भारतीय उपमहाद्वीप, चीन तथा रूस की यात्रा की। जब वह वापस गया तो वहाँ स्थानीय शासक से जब वह मिला तो उसकी कहानियों को सुन करके वह भी बहुत ही उसने दिलचस्पी दिखाई, और अंततः उसने अपने निजी सचिव को बोला कि इब्न बतूता के जो स्मरण है उसके आधार पर पुस्तक की रचना करे। तो इब्न बतूता ने अपनी जो पुरानी जो बातें थी उसको उसने याद किया और फिर रिहला नामक पुस्तक की रचना हुई। बच्चों, चीन के विषय में उसके वृत्तांत की तुलना मार्को पोलो के वृत्तांत से की जाती है। इब्न बतूता का दिल्ली आगमन मार्ग देखिए, कैसे वह हिंदुस्तान पहुंचा। सिंध के रास्ते आप देख सकते हैं, लाहरी है, सिंध, ऊझा, मुल्तान, अजूदाहन, अबूहर, सरस्वती, हांसी और दिल्ली। बच्चों, इस रास्ते में उस पर डाकुओं ने आक्रमण किया, लेकिन वह किसी प्रकार सकुशल दिल्ली पहुंच गया। उस समय मार्ग में बार बार जो है ऐसे आक्रमण होते रहते थे और यात्रियों को अपनी जान बचाने के लिए अपने प्रयत्नों पर और अपने साथ जो रक्षक थे उन पर निर्भर रहना पड़ता था। इसीलिए अक्सर वह समूह में यात्रा करते थे। उम्मीद है बच्चों यह पाठ आपको पसंद आया होगा। यह इब्न बतूता पर जो वीडियो लेसन है पसंद आया होगा। बच्चों, चौथा और आखिरी वीडियो अवश्य देखें और अपने सुझाव अवश्य प्रेषित करें।